ड्रग अब्यूज, ड्रग एडिक्शन, ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग ओवरडोज, ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जो ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड हैं। ड्रग्स का यूज हम सब जानते हैं कि बीमारियों के लिए आदिकाल से होता आ रहा है और धीरे धीरे विद टाइम बहुत सारे ग्लैमराइज्ड आइडियाज भी ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड देखे गए हैं। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ड्रग के यूज के साथ ड्रग का अब्यूज, ड्रग का एडिक्शन, उसके साथ एसोसिएटेड क्रिमिनल ऑफेंसेस, उसके साथ एसोसिएटेड हेल्थ इश्यूज, इवन डेथ तक नोटिस की गई हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि दवाइयों के असर का प्रिडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। इसका कोई खास तरीका भी नहीं है जिससे कि इसका प्रिडिक्शन किया जाए कि इसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। और ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हर पर्सन का ब्रेन एंड बॉडी का केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो किसी भी दवाई का इफेक्ट किसी इंसान पर कैसा आएगा ये हर पर्सन में अलग अलग हो सकता है। चलिए देखते हैं ड्रग्स के यूज या अब्यूज के साथ में कुछ टर्म्स एसोसिएटेड हैं जिसका कि आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहली है मिस यूज। किसी भी दवाई का क्लिनिकल साइंटिफिक बेसिस ना पता होने के बावजूद उसका यूज किए जाना को हम मिस यूज कहते हैं। इसमें पर्सन उसके एक्चुअली रिक्वायरमेंट होने के बिना भी उसको यूज किए जाता है, ऑल्दो वो किसी प्लेजर के लिए या हाई को अचीव करने के लिए ऐसा नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीवाइटामिन्स का यूज करना, फॉर एग्जाम्पल कफ सप्रेसेंट्स का यूज करना, इवन ऑल्दो द पर्सन इज हैविंग प्रोडक्टिव कफ स्टिल ही इज यूजिंग कफ सप्रेसेंट्स, या एंटीबायोटिक्स का यूज करना जो कि वायरल इन्फेक्शन के टाइम में किया जा रहा हो, या फिर स्टेरॉइड का यूज करना जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस नहीं है फिर भी। तो इन सब चीजों को या इस तरीके से अगर कोई पर्सन इसको यूज करता है तो उसे हम मिस यूज ऑफ ड्रग कहते हैं। देन द सेकेंड टर्म इज हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब होता है आदत हो जाना। ये एक आदत है, लत नहीं है। हैबिचुएशन में किसी भी दवाई का या किसी भी चीज का यूज जो होता है वो रिपीटेड होता है और इसके लिए कोई इंटेंस क्रेविंग नहीं होती, या पर्सन किसी हाई के लिए या किसी किक को अचीव करने के लिए ऐसा नहीं करता। Along with that, the thing which you need to remember is कि इसमें टॉलरेंस नहीं आता है, मतलब कि पर्सन जो होता है उस पर्टिकुलर चीज की डोज को कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं करता है। और इस हैबिट की वजह से या हैबिचुएशन की वजह से पर्सन के इंडिविजुअल लाइफ पे या सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। फॉर एग्जांपल चाय की हैबिचुएशन हो सकती है, निकोटीन की हैबिचुएशन हो सकती है, कैफीन की हैबिचुएशन यानी कि कॉफी की हैबिचुएशन हो सकती है। ड्रग अब्यूज। किसी भी दवाई का कोई आदमी या कोई पर्सन अगर लगातार यूज करता है विच इज अनरिलेटेड टू मेडिकल या सोशल प्रैक्टिस, उसको किसी प्रेस्क्रिप्शन में कहीं पे नहीं बताया गया है उसके लिए, इनफैक्ट वो ड्रग्स का यूज करना जो कि इलिसिट ड्रग्स हैं, दैट मीन जो कि लॉ के अंडर नहीं आती हैं, इस टाइप के यूज को हम ड्रग अब्यूज। अब्यूज मीन्स अबनॉर्मल यूज जो कि कहीं पे मेंशन नहीं है। For example, central nervous system stimulant drugs like lysergic acid, diethylamide, cocaine, cannabis. In fact, कुछ ऐसे भी यूज हैं जो कि प्रिस्क्राइब ड्रग्स होते हैं, स्टिल उनको पर्सन अब्यूज करता है यूज की जगह पे। फॉर एग्जाम्पल लैक्सेटिव्स का यूज, ऐसा यूज ज्यादातर मॉडल्स जो कि एनोरेक्सिया में होती हैं वो लोग करते हैं क्योंकि इससे वेट लॉस होता है। साइप्रोहेप्टेडिन का यूज जो कि बच्चों के अंदर भूख बढ़ाने के लिए होता है, इवन दो बच्चों के नॉर्मल भूख होती है फिर भी उसको बढ़ाने के लिए अब्यूज की फॉर्म में साइप्रोहेप्टेडिन का यूज किया जाता है। या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का अब्यूज बहुत कॉमन है, जैसा कि बॉडी बिल्डिंग वाले जो लोग होते हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का अब्यूज करते हैं क्योंकि उससे बहुत ज्यादा भूख लगती है और जो मसल मास होता है, ऑल्दो इट इज नॉट द एक्चुअल मसल मास, वो सडनली इंक्रीज हो जाता है। देयर इज अ टर्म ड्रग एडिक्शन। इसका मतलब होता है कंपल्शन ऑफ द यूज एट एनी कॉस्ट। वो जो पर्सन उसको पर्टिकुलर ड्रग को यूज कर रहा होता है वो किसी भी कीमत पर उस दवाई को पाना चाहता है। अगर वो उसे ना ले तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, दैट मे बी साइकोलॉजिकल। तो ऐसा जो यूज होता है और पर्सन जो होता है उस धीरे धीरे उस डोज को बढ़ाता जाता है। तो इस चीज को हम ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। एडिक्शन मतलब होता है कि व्यसन, बेसिकली व्यसनी जो होता है उसको हम कंपल्शन यूज ऑफ ड्रग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्ट करने वाली ड्रग्स जैसे कि लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलामाइड हो गया, कैनबिस यानी कि भांग हो गया, कोकेन एंड हेरोइन टाइप ऑफ ड्रग्स।
तो ये जो एडिक्शन की प्रोसेस होती है इट इज बिकॉज ऑफ रिवार्ड पाथवे, जो कि जैसे कि मॉर्फिन अगर कोई लेता है तो उसमें अगर उस पर्टिकुलर थिंग के लिए रिवॉर्ड फिनोमेना डेवलप हो जाता है तो पर्सन बिकम्स एडिक्ट टू दैट पर्टिकुलर ड्रग। और जो डिपेंडेंस होता है, जो कि इससे भी सीवियर कैटेगरी की फॉर्म है, वो होती है ब्रेन स्टेम एंड थैलेमस से रिलेटेड डोपामिनर्जिक पाथवेज की एक्साइटेशन की वजह से। तो मॉर्फिन के लिए एडिक्शन हो सकता है एंड लेटर ऑन मॉर्फिन के लिए डिपेंडेंस डेवलप हो जाता है। व्हाट बेसिकली ड्रग डिपेंडेंस इज? ड्रग डिपेंडेंस का मतलब होता है कंपल्शन टू टेक द ड्रग ऑन अ कंटिन्यूअस और पीरियडिक बेसिस इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द साइकिक इफेक्ट। तो जो आदमी होता है वो किसी भी कीमत पर जो दवाई को लेना चाह रहा है, वो किसी भी कीमत पर उस दवाई को पाना चाहता है, क्योंकि अगर वो दवाई ना लिया जाए तो उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बॉडी की, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है वो हैम्पर हो जाती है, और उस नॉर्मल फंक्शनिंग को कंटिन्यू करने के लिए उसको वो नीड होती है उस दवाई के लिए। और जो डिपेंडेंस का मैकेनिज्म होता है वो ही बेसिकली न्यूरो एडेप्टेशन होता है। तो बॉडी अडेप्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर। अगर वो ना लिया जाए तो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग रुक जाती है। ड्रग डिपेंडेंस जो होता है वो फिर आगे दो तरीके का हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस बेसिकली क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें इन दोनों के अंदर अंतर या डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है वो बेसिकली यहाँ होता है, पर्सन को एक्चुअली उस पर उसकी कोई नीड नहीं होती है, ये थोड़ा सा माइल्डर कैटेगरी का होता है। जबकि जो फिजिकल डिपेंडेंस होता है वो काफी सीवियर टाइप का होता है, और फिजिकली एक्चुअली पर्सन को नीड होती है अपनी बॉडी को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए उस दवाई की। सेकेंड जो डिफरेंस होता है वो होता है कि जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए पर्सन ऐसा करता है, यानी कि वो प्लेजर मिलता है उसे वो दवाई लेने से, इसलिए वो ऐसा करता है और ये इसलिए उस पर साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाता है। जबकि फिजिकल डिपेंडेंस में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होने लगता है दवाई की वजह से, यानी कि अगर वो दवाई ना ली जाए तो उसकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन ही नहीं कर सकती, उसको नीड है, इसीलिए वो फिजिकली ड्रग के ऊपर डिपेंड हो जाता है, यानी कि उसकी बॉडी ड्रग के लिए अडेप्ट हो जाती है। उसके अलावा जो डिफरेंस है साइकोलॉजिकली बेसिकली इमोशनल डिस्ट्रेस, अगर पेशेंट साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट है तो उसमें इमोशनल डिस्ट्रेस फीचर्स आते हैं, यानी कि एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए, प्लेजर लेने के लिए वो दवाई को लेता है। जबकि फिजिकल डिपेंडेंस के केस में अगर वो दवाई ना ले तो उसको फिजिकल डिस्ट्रेस होते हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। अब जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, अगर दवाई को एकदम से बंद कर दिया जाए तो पेशेंट के अंदर कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं डेवलप होते हैं, फिजिकली उसकी बॉडी चेंज नहीं होती है। जबकि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के केस में अगर दवाई को एकदम से बंद किया जाए तो पेशेंट के अंदर विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं, उसके अंदर वो सारे फिजिकल चेंजेस नजर आने लग जाते हैं जो दवाई के साथ एसोसिएटेड थे। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ज्यादातर सीएनएस स्टिमुलेंट टाइप ऑफ ड्रग्स के साथ होता है, जैसे कि एम्फेटामिन्स हो गई, कोकेन्स हो गई, एलएसडी टाइप ऑफ ड्रग्स हो गई। जबकि फिजिकल डिपेंडेंस जो है ज्यादातर सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स में देखा जाता है, जैसे कि ओपियोइड्स हो गई या बार्बिट्यूरेट्स हो गई। सी कि विड्रॉल सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है? विड्रॉल सिंड्रोम इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। जो पेशेंट है वो डिपेंडेंट है किसी ड्रग के ऊपर, तो जैसे ही ड्रग को बंद किया जाएगा उस ड्रग में उस पेशेंट के अंदर विड्रॉल सिम्टम डेवलप होने लगते हैं। ऐसा तब दिखाई देता है जब ड्रग को अचानक से बंद किया जाए, ग्रेजुअली बंद करने पर ऐसा हो सकता है ना दिखाई दे। जो मैकेनिज्म होता है विड्रॉल सिंड्रोम का, ये होता है बिकॉज ऑफ सीएनएस हाइपर अराउजल या सीएनएस एक्साइटेशन की वजह से, और जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑपोजिट टू दी एक्शन ऑफ ड्रग होते हैं। ड्रग जैसे ही बंद होगी वो सारे एक्शन बंद होंगे, ऑलमोस्ट ऑपोजिट सिम्टम्स दिखाई देने लगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ओपियोइड्स के केस में जब नॉर्मली ओपियोइड चल रहा होता है या पर्सन जब नॉर्मली ओपियोइड के ऊपर होता है तो उसके अंदर मेयोसिस यानी कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल दिखाई देता है, अलॉन्ग विद ब्रेडिकार्डिया यानी कि स्लो हार्ट रेट होती है। जैसे ही ड्रग को बंद किया जाता है तो पेशेंट के अंदर अपोजिट सिम्टम्स यानी कि मिड्रियासिस एंड टेकिकार्डिया देखा जाता है इन केस ऑफ विड्रॉल सिंड्रोम। लेट्स टॉक अबाउट सब्सटेंस अब्यूज। अब ये एक नई टर्म क्या है? बेसिकली डब्ल्यूएचओ ने जो बहुत सारी कंफ्यूजिंग टर्म्स थी, एडिक्शन, अब्यूज, डिपेंडेंस, इन सबको हटाकर एक पर्टिकुलर टर्म कर दी गई। इसका दूसरा रीजन ये भी था सब्सटेंस अब्यूज करने का कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको कि बेसिकली हम ड्रग ही नहीं काउंट करते और उनके लिए भी एडिक्शन देखा गया है पेशेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल इनहेलेंट्स, जैसे कि सीमेंट के लिए एडिक्शन होता है, सीमेंट की स्मेल के लिए होता है, ज्यादातर इनहेलेंट्स के लिए होता है, पेट्रोल की स्मेल, एसीटोन की स्मेल, अमाइल नाइट्राइड की स्मेल। तो ऐसे बहुत सारे इनहेलेंट्स हैं जो कि ड्रग्स में काउंट नहीं होते हैं, फिर भी उनके लिए एडिक्शन देखा गया है। तो बहुत सारी कंफ्यूजिंग टर्म्स को हटाकर डब्ल्यूएचओ ने एक टर्म कर दी, दैट इज सब्सटेंस अब्यूज या सब्सटेंस डिपेंडेंस।
तो सब्सटेंस अब्यूज से ही एसोसिएटेड है सब्सटेंस डिपेंडेंस। एंड अकॉर्डिंग टू DSM-4 क्राइटेरिया, सब्सटेंस डिपेंडेंस किसी पेशेंट में होने के लिए एटलीस्ट 3 क्राइटेरिया आउट ऑफ दीज क्राइटेरिया प्रेजेंट होना चाहिए। एंड दीज क्राइटेरियाज आर, फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, यानी कि वो लगातार उसकी डोज को बढ़ा रहा है पेशेंट। एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, जैसे ही आप दवाई बंद करते हैं उसमें विड्रॉल सिंड्रोम डेवलप होने लगता है। वो जो पेशेंट है वो दवाई के लिए उसकी क्रेविंग है। सब्सटेंस यूज इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में वो उसको यूज करता है। विड्रॉल फ्रॉम सोशल, ऑक्यूपेशनल, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, सब कुछ छोड़ देता है पर्सन, सिर्फ और सिर्फ दवाई के ऊपर डिपेंड हो जाता है। या फिर उस दवाई को पाने के लिए अपना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम उसी पे स्पेंड करता है, लाइक कहीं कभी डॉक्टर्स के पास जाना या क्वैक्स के पास जाना और उस दवाई को कलेक्ट करना। या फिर पर्सन इतना ज्यादा एडिक्ट है या इतना ज्यादा डिपेंडेंट दवाई के ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कोई फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, सोसाइटी में उसका नाम खराब हो रहा है, उससे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या इवन उसकी खुद की हेल्थ खराब हो रही है, इन सब चीजों से भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनमें से अगर 3 सिम्टम्स या 3 क्राइटेरिया भी फुलफिल होते हैं, दैट मीन पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर ड्रग। Now there are certain terms also are there for drugs and these are like hard drugs and soft drugs, हम सब सुनते हैं। तो हार्ड ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि फिजिकल डिपेंडेंस कर देती है पेशेंट के ऊपर, जबकि जो सॉफ्ट ड्रग्स होती हैं वो यूजुअली फिजिकल डिपेंडेंस नहीं करती, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकता है पेशेंट के अंदर। एंड अगेन हार्ड ड्रग्स वो होती हैं जो कि CNS डिप्रेसेंट्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रग्स वो होती हैं जो कि CNS स्टिमुलेंट्स होती हैं। एंड एक और टर्म आती है इलिसिट ड्रग्स। तो इलिसिट ड्रग्स वो होती हैं जो कि लॉ के अंतर्गत प्रिस्क्राइब नहीं की जाती, तो ऐसी ड्रग का यूज करना इलिसिट ड्रग यूज कहलाता है। देन एक टर्म होती है डिजाइनर ड्रग्स। तो ये वो ड्रग्स होती हैं जो ज्यादातर लैबोरेटरीज में केमिस्ट के थ्रू प्रिपेयर की जाती है, जैसे कोई पर्टिकुलर CNS स्टिमुलेंट या CNS डिप्रेसेंट है जिसको कि थोड़ा बहुत मॉडिफाई, केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू में सिमिलर इफेक्ट देने वाली दवाई बना ली गई है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स एक्ट से उस दवाई को दूर रखा जा सके, और वो उसके अंतर्गत नहीं आती है तो उसको आसानी से बेचा जा सकता है। और प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट चीप सा प्रोसीजर होता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ऐसी दवाइयां बनाई जाती हैं जो कि स्टिमुलेंट या डिप्रेसेंट की जैसी होती है, यानी कि एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं, बट स्टिल ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स एक्ट के अंतर्गत उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती, तो उनको धड़ल्ले से बेचा जाता है और उनका अब्यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो MDMA यानी कि एक्सटेसी जो बनाई गई थी ड्रग, वो एम्फेटामिन का ही एनालॉग। क्लब ड्रग्स जो क्लब्स में या ट्रांस पार्टीज में या फिर बार्स में यूज की जाने वाली ड्रग्स होती है जस्ट फॉर द रिक्रिएशनल पर्पज, ऐसी ड्रग्स को क्लब ड्रग्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीटामिन का बहुत कॉमनली यूज होता है। है रिक्रिएशनल ड्रग्स, इसका मतलब होता है मनोरंजन के लिए यूज की जाने वाली ड्रग्स, और कोई बहुत ज्यादा इसका कोई मेडिसिनल पर्पस नहीं होता है इसको यूज करने का, जस्ट फॉर द फन एंड लीजर एक्टिविटी रिक्रिएशनल ड्रग्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जो एम्फेटामिन का ही एनालॉग है, ऐसी ड्रग्स को यूज किया जाता है जो कि ADHD की ड्रग है। लेट्स मूव ऑन टू दी ड्रग्स जो कि ड्रग ऑफ अब्यूज है, और उसको क्लासिफाई करते हैं कुछ कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि जो माइल्ड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस रखती है लेकिन उसका कोई फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल कॉफी, टी, सिगरेट्स जो कि लेस देन 10 सिगरेट्स पर डे होती है, तो ये माइल्ड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस करती है बट इसका कोई फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होता है। कुछ मॉडरेट से सीवियर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस करती है और थोड़ा बहुत फिजिकल डिपेंडेंस, जैसे कि CNS स्टिमुलेंट ड्रग्स होती हैं। मॉडरेट टू सीवियर साइकोलॉजिकल अलॉन्ग विद माइल्ड फिजिकल डिपेंडेंस करने वाली ड्रग्स होती है बेंजोडाइजेपिन्स एंड अल्कोहल इन मॉडरेट यूज। उसके बाद में आता है सीवियर फिजिकल एंड सीवियर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जो कि CNS डिप्रेसेंट्स के साथ में होता है, लाइक ओपियोइड्स हो गई, बार्बिट्रेट्स हो गए, हेरोइन वगैरह जो यूज होती हैं वो ड्रग्स। देन इनहेलेंट्स जैसे कि पेट्रोल हो गया, एसीटोन हो गया, अमाइल नाइट्रेट, सीमेंट की स्मेल वगैरह, ये भी सारे जो होते हैं ये ड्रग ऑफ अब्यूज होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिपेंडेंस या एडिक्शन। इसमें होता क्या है, जितने भी ये जो ड्रग ऑफ अब्यूज होते हैं ये डोपामिनर्जिक मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। तो जो मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम होता है उसमें डोपामिन के रिलीज को ये एनहांस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया होते हैं उसके अंदर जो डोपामिनर्जिक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि वहां से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, उसको गाबार्जिक सिस्टम जहां से कि इनपुट आ रहा होता है गाबा का, वो एक्टिवेट करते हैं वाया क्लास 1 जो कि CNS सप्रेसेंट ड्रग्स हैं जो कि गाबा के थ्रू एक्ट करती हैं। तो गाबा से डोपामिनर्जिक प्रोजेक्शंस के थ्रू डोपामिन रिलीज होता है एक्सेस अमाउंट में, और
अगेन विद क्लास 2 ड्रग्स ऑल्सो, जो कि डायरेक्टली भी डोपामिन पे काम करती हैं एंड गाबा पे भी काम करती हैं। तो ये ड्रग्स बेसिकली डोपामिन के रिलीज को एनहांस करती है एंड डोपामिन अल्टीमेटली रिवॉर्ड पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर द यूज ऑफ ड्रग ऑफ अब्यूज। इसी तरीके से जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है वो जब डोपामिन रिलीज होता है तो उसकी वजह से एक्टिवेट करता है न्यूक्लियस अकम्बेंस में न्यूरॉन्स को। तो न्यूक्लियस अकम्बेंस में जब न्यूरॉन्स एक्टिवेट होती है तो अल्टीमेटली ग्लूटामेट रिलीज होता है, जिससे कि सीएनएस स्टिमुलेशन होता है, हाइपर एक्साइटेशन होता है एंड अल्टीमेटली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि रिवॉर्ड फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अगेन एंड अगेन इनटेक ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग ऑफ अब्यूज। दूसरे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी पर्सन ने अगर दवाई ली है तो न्यूक्लियस अकम्बेंस में जो रिवॉर्ड सर्किट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन। अब यहाँ पे जो डोपामिन होता है इट विल एक्ट वाया D1 रिसेप्टर्स, जो कि अल्टीमेटली जीन एक्सप्रेशन के लेवल पे काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन के बाद में ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं जो कि रिवॉर्ड के लिए मेमोरी को सेट कर देते हैं, यानी कि पर्सन विल रिमेम्बर कि उसको ये पर्टिकुलर ड्रग लेने से ये पर्टिकुलर प्लेजरेबल इफेक्ट आता है, जो कि पेशेंट को बार बार प्रोवोक करता है वो पर्टिकुलर ड्रग लेने के लिए। Now after the mechanism, let's move on to the treatment of drug dependence. पहले पेशेंट को तैयार करना पड़ता है साइकोथेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी से कि पेशेंट itself him herself are ready to take the treatment or ready to cure, ready to come out of the drug dependence. तो वो सब प्रोसीजर होने के बाद में जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है that is basically substitution therapy. सब्स्टिट्यूशन थेरेपी में एक ऐसी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है या ऐसे सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट देती है ड्रग ऑफ अब्यूज के, लेकिन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इस दवाई का वो ये होता है कि इसकी एडिक्शन लायबिलिटी कम होती है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग होता है ताकि ये दवाई बार बार नहीं देनी पड़े और ये जो रिसेप्टर्स हैं उसके वो उसको लंबे टाइम तक ऑक्यूपाई रख पाए। उसके अलावा स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, ताकि उस दवाई का जो यानी कि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन ड्रग है उसका जो एक्शन आ रहा है वो इतना धीरे धीरे आए को पेशेंट के वो प्लेजरेबल ना लगे ज्यादा। अगेन अगर वो दवाई बंद की जाती है तो उसका जो विड्रॉल सिम्टम है वो भी धीरे धीरे डेवलप हो। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं किसी भी ड्रग को एज ए सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो मीथाडोन को यूज किया जाता है ओपियोइड्स के पॉइजनिंग के केस में एंड क्लोरडाइजेपॉक्साइड या डायजेपैम को यूज किया जाता है अल्कोहल पॉइजनिंग के केस। सेकेंड, जब हम एक बार पेशेंट को सब्स्टिट्यूशन थेरेपी दे देते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली सब्स्टिट्यूशन थेरेपी को भी बंद कर दिया जाता है, उसके बाद पेशेंट को डाला जाता है एवर्सिव थेरेपी के अंदर। इसमें ऐसी ड्रग यूज की जाती है जिसको पेशेंट को दे दिया जाता है, उसके बाद अगर पेशेंट ड्रग ऑफ अब्यूज को लेता है तो उसको अनप्लेजेंट साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से कि पेशेंट फिर हमारा जो ड्रग ऑफ अब्यूज है उसको लेना नहीं चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल डाइसल्फिराम देने के बाद में अगर पेशेंट अल्कोहल पीता है तो उसको बहुत ही अनप्लेजेंट साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं। उसके बाद में जब पेशेंट बिल्कुल बाहर आ चुका है, अब उसने काफी टाइम तक उसका ड्रग फ्री इंटरवल रह चुका है, उसके बाद में अब पेशेंट को स्टार्ट करते हैं एंटागोनिस्ट थेरेपी। इसमें ऐसी ड्रग ली जाती है जो कि उस पर्टिकुलर ड्रग का या ड्रग ऑफ अब्यूज का एंटागोनिस्ट होती है और ये इसलिए दिया जाता है ताकि पेशेंट में रिलैप्स ना डेवलप हो या पेशेंट क्रेव ना करे ड्रग ऑफ अब्यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल फोमेपिजिल यूज्ड फॉर अल्कोहल, इनको हम एंटीडोट्स भी बोल सकते हैं, एंटागोनिस्ट भी हैं ये। Fomepizole can be used for alcohol, naltrexone is used for opioids and flumazenil is used for benzodiazepines। उसके बाद में जब पेशेंट रिलैप्स भी नहीं करता है तो फिर पेशेंट को धीरे धीरे रिहैबिलिटेट किया जाता है, उसकी सोसाइटी में उसका वापस से नाम डेवलप किया जाता है, उसको वो स्थान दिलाया जाता है जो कि वो खो चुका है अपनी सोसाइटी में, अपने वर्क प्लेस पे, अपनी नॉर्मल जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर। उसके अलॉन्ग विद दैट साइकोसोशल इंटरवेंशंस आर बीइंग फॉलोड एंड देन पेशेंट एजुकेशन इज मर्ज्ड इन द ट्रीटमेंट। अगर हम इसको एक एग्जांपल से देखें तो हम ओपियोइड्स के एग्जांपल से देख सकते हैं कि DSM-5 क्राइटेरिया के अंतर्गत जो ओपियोइड का ट्रीटमेंट है वो इस तरह से है कि पेशेंट अगर ड्रग अब्यूज है, ओपियोइड अब्यूज कर रहा है और अगर अगोनिस्टिक ट्रीटमेंट इंडिकेटेड नहीं है तो पेशेंट को सिर्फ साइकोसोशल थेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू इनसाइट के बेस पे बाहर लाया जा सकता है। लेकिन अगर उसमें अगोनिस्ट की नीड है तो ओपियोइड अगोनिस्ट ट्रीटमेंट आफ्टर साइकोसोशल थेरेपी स्टार्ट किया जाता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूज ऑफ बुप्रेनोफिन अलॉन्ग विद नैलोक्सोन। दिस इज द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट फॉर ओपियोइड डिपेंडेंस।
अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इन केस मेथाडोन का यूज किया जा सकता है, इन केस लामा का यूज किया जा सकता है, एंड अलॉन्ग विद दैट स्लो रिलीज ओरल मॉर्फिन को भी दिया जा सकता है। बहुत ही कम डोज के अंदर मॉर्फिन इसमें स्लो रिलीज फॉर्मुलेशंस दी जाती हैं, जो कि धीरे 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 टेपर करके पेशेंट को अल्टीमेटली बंद कर दी जाती हैं। तो आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, एवर्जिव थेरेपी, एंड एवर्जिव थेरेपी के बाद में फिर एंटागोनिस्ट थेरेपी पे पेशेंट को ले आया जाता है और फिर उसके बाद में कंप्लीट बंद कर दिया जाता है, पेशेंट को अंडर सर्विलेंस रखा जाता है। ऑल अबाउट ड्रग अब्यूज एंड नेवर एवर से यस टू ड्रग यूज और ड्रग अब्यूज, so say always no to drug abuse. Thank you.